जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था क्या 5 जुलाई को सीटेट एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो उसमें हमने सबसे पहले ये बात कह चुका है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस सीटेट के रिगार्डिंग, उसके पोस्टपोंडेंट होने के रिगार्डिंग या कैंसिल होगा या 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा या नहीं, इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी सीबीएसई के तरफ से आधिकारिक सूचना नहीं आया है। उसमें पहले ही हम आप लोगों को बता दिए थे और उस वीडियो में हमने यह सभी लोगों से अपील किया था, मेरे जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले जो भी मेरे बंधु हैं उन सभी से मैंने यह चीज़ आप लोगों से यह रिक्वेस्ट किया था कि कृपया आप अपने पढ़ाई को निरंतर रखें और निरंतरता को बनाए रखें। क्योंकि अगर हो सकता है कि मान लीजिए कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम ना हो, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ही, तो तैयारी तो आपको करना ही है। तो ये बात हम बहुत अपील किए थे आप लोगों से कि ऐसा रखना है, आपको पढ़ाई को कंटिन्यू बना कर रखना है। और बहुत लोगों ने उस वीडियो को अप्रिशिएट किया, आपने हमारे बातों को सराहा, आपने कहा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हम लोगों को निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और उसमें एक चीज़ और हम अपील किए थे आप लोगों से कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसमें आप लोगों से सवाल पूछते हैं, उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट से हम ये भी अपील किए थे। तो आज फिर हम आपके सामने पर्यावरण से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं सीटेट के रिगार्डिंग। जो सीटेट में पर्यावरण पूछे जाते हैं 1 to 5 अर्थात पेपर 1 के लिए, तो पर्यावरण के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है ना, जहाँ से आपको क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम हमेशा यह बात कहते हैं कि आपको फालतू की चीज़ें, इधर उधर का चीज़ें नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित हो, वो चीज़ आप पढ़िएगा तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बोरिंग भी नहीं करेंगे और कम समय में आप लोगों को जानकारी देकर जल्दी से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम हो सकता है कि ज़्यादा देर वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो, तो हम सोचते हैं कि छोटा छोटा ही वीडियो रहे, बस आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको ऐसा लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करना है, नीचे जो भी प्रश्न हम पूछेंगे उसका कमेंट भी आपको करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत में, वो टॉपिक है परिवार और मित्र। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा कि परिवार और मित्र जो है आज का टॉपिक है। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, आपको यहाँ से सवाल बिल्कुल रहता ही है। तो पॉइंट आउट हम एक एक करके पॉइंट किए हुए हैं और पॉइंट आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। और ये पॉइंट जो है ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट सिर्फ महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। अगर हो सके तो आप अपने सामने कॉपी और पेन लेकर बैठे और उससे संबंधित जो भी बातें हम बताएंगे उसको कृपया नोट डाउन करते जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परिवार एवं मित्र के बारे में सबसे पहले कहा गया कि बालक का परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है। बिल्कुल सत्य बात है कि बालक जो होता है, बालक जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो उसका सबसे प्रथम उसका जो है स्कूल जो होता है वो उसका फैमिली ही होता है, परिवार ही होता है। और प्रथम जो भाषा होता है उसका, वो उसका मातृभाषा होता है ना। तो बालक जन्म लेते लेते तो स्कूल में जाता नहीं है, और स्कूल में जाने के पूर्व जो वह शिक्षा ग्रहण करता है, वो कहाँ पे शिक्षा को ग्रहण करता है? तो परिवार में शिक्षा को ग्रहण करता है। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि परिवार जो है बालक का प्रथम स्कूल होता है, प्रथम विद्यालय होता है। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बालक का प्रथम भाषा कौन सा होता है, तो वो मातृभाषा, जो कि बच्चे कहाँ पर सीखते हैं? तो परिवार में ही सीखते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि दूसरा पॉइंट जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कहता है कि बालक की आवाज़, आँख, बाल और चाल उसके माता पिता से मिलती है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम जो आप जानते हैं माता पिता से लक्षण संतानों तक ले जाता है। देखिए अब यहाँ पर दो बातें हैं।
आपको सीधा सीधा अब याद रखना है ये बातें। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि भाई जो क्रोमोसोम होता है, जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम के कारण जो है हमारा कुछ गुण हमारे बच्चों में आ जाते हैं। जैसे कैसे कि वह गुण, जैसे मान लीजिए कि जैसे मम्मी और पापा दोनों का आंख अगर क्विस है तो हो सकता है कि बच्चों का जो है आंख भी क्विस हो। ठीक है, बाल जो है अगर किसी किसी का खानदानी समझते हैं ना, जैसा कि पैतृक उसको चला आता रहा, मतलब खानदान में ऐसा होता रहा होगा, तो वो सब जो है ना क्रोमोसोम्स के कारण होता है। जैसे कुछ लोग का खानदानी होता है कि बाल झड़ना, आगे से बाल झड़ना, तो ऐसा होगा कि उसके पिताजी का भी बाल झड़ा हुआ था बहुत कम एज में, तो उसके जो बच्चे होंगे उसका भी शायद उतना ही एज में बाल झड़ जाए, और उसके जो बच्चे होंगे उसका भी बाल शायद उतना ही एज में झड़ जाए। तो ये भी एक प्रकार का जेनेटिक्स लक्षण है, इसको भी हम लोग, ये सब जो है डीएनए के कारण होता है। दूसरी बात ये है कि आवाज का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मम्मी पापा का आवाज, अगर आपके पापा का, आपके मम्मी का अगर बोल्ड आवाज है, पापा का बोल्ड आवाज है, तो हो सकता है कि बच्चा का भी आवाज जो है क्या हो, बोल्ड हो। ठीक है, उसका चाल चलन स्वभाव, ये सब जो है ना आपके मतलब क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है, आनुवांशिकता पर निर्भर करता है कि हाँ आपके जो मम्मी पापा है उनका जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर आप में आता है। ठीक है, अब इसमें ना पॉइंट आउट करना है एक बात। क्या पॉइंट आउट करना है, लिखिएगा कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाले या बालक को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कारक होता है वह कारक कौन सा होता है, तो बाह्य कारक होता है, और जो दूसरा कारक होता है वो होता है कौन सा, आंतरिक कारक। ठीक है, बालक को प्रभावित करने वाले दो कारक, पहला होता है बाह्य कारक और दूसरा होता है आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक का सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है, तो वातावरण, और आंतरिक कारक का सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है, तो वो है हमारा क्रोमोसोम्स। अब जिसको हम लोग आनुवांशिकता भी कह सकते हैं, आनुवांशिकता है ना। तो डीएनए के कारण, आनुवांशिकता के कारण वो जो है ना बच्चे में जो है आंतरिक जो बदलाव होता है, ठीक है, आंतरिक जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आनुवांशिकता। ठीक है, और बाह्य कारक को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा हो जाएगा, वातावरण। बाह्य कारक मतलब आप जिस समाज में रहते हो उस समाज में, जैसे बालक उस समाज में रहता है तो उस समाज में बाहरी वातावरण उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और बाहरी वातावरण जो प्रभावित करता है वो वातावरण मतलब उसके अगल बगल के लोग उसको ज्यादा प्रभावित करते हैं। उसका कैसा अगल बगल में क्या जो है रहन सहन है, उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। लेकिन जो जेनेटिक्स होता है, अनुवांशिकता जो होता है, वो अनुवांशिकता उसका आंतरिक कारक है। ठीक है, जो आपको आंतरिक कारक मतलब उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मम्मी पापा का आंख जो है क्विस है तो बच्चे का आंख क्विस होना, ये प्रभावित किया है उसको, लेकिन ये कौन सा प्रभाव है, आंतरिक है या बाह्य है, बताइएगा आप लोग। तो ये है आंतरिक कारक। ठीक है, लेकिन अगर किसी कहीं का समाज जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब वहां पर लोगों को रहने सहने का ढंग या वहां का जो तौर तरीका, बोलने का, चलने का, ये सब जो तौर तरीका है, तो उसको जो प्रभावित करता है बच्चे का। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि शुरू शुरू जो है जैसे ही 5-6 साल के हुए तो वहां पर अगल बगल में उसका समाज थोड़ा सा लो लेवल के लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर जो भी चीज है औपचारिक रूप से नहीं हो पाता, तो गाली गलौज वहां पर नकारात्मक भाषा का यूज हो रहा है, तो बच्चे उसको ऑटोमेटिक एडॉप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो वो गाली सीखा है वो उसका आंतरिक कारक नहीं है, वो है उसका बाह्य कारक। ठीक है, लेकिन मम्मी पापा के आंख क्विस होने के कारण बच्चों का जो आंख क्विस हो गया वो उसका कौन सा कारक है, तो आंतरिक कारक है। तो आपको शायद याद हो गया होगा क्या कि बालक को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन सा, एक आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक कारक में हम लोग रखेंगे आनुवांशिकता को, और बाह्य कारक में हम लोग किसको रखेंगे, तो बाह्य कारक में रखेंगे हम लोग वातावरण को। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हुए। तो आपको एक बात याद रखना है कि भाई बालक की आवाज, आंख, बाल, चाल, ठीक है, उसके माता पिता से मिलती है। ठीक है, क्योंकि डीएनए जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, अर्थात माता पिता से लक्षण जो है संतान तक ले जाता है, मतलब संतान मतलब उसका बच्चा। दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि परिवार की अपने रिवाज होते हैं और ये बच्चों में सामूहिकता, अनुशासन के प्रति लगाव बढ़ाते हैं। हर एक परिवार का एक अपना फैमिली जो होगा, उस फैमिली का रीति रिवाज होता है। ठीक है, किसी किसी फैमिली में कोई व्यक्ति आपको कहते होंगे, जैसे आप समझ बिल्कुल ना नॉर्मली, आपको ना सिर्फ सुनकर समझना है इस चीज को। ठीक है, आप
सीटेट निकालना है, आपको अंडरस्टैंड करना होगा। हमेशा हम ये बात करते हैं कि समझ आपको बढ़ाना होगा, समझ जब बढ़ाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। समझ को बढ़ाना है, रटना नहीं है बिल्कुल, रटेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चैप्टर पर है परिवार एवं मित्र। तो हम लोग पर है व्हाट इज फैमिली, और फैमिली में किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है फैमिली से, वो चीज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं कि परिवार का अपने रिवाज होते हैं, हर एक परिवार का, हर एक फैमिली का अपना अपना रीति रिवाज होता है। जैसे किसी किसी का परिवार में बहुत ही मतलब कि ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अनुशासन रहता है। अनुशासन के साथ में कहा जाता है कि मेरे फैमिली में ये सब नहीं चलता है, मेरे परिवार में ये सब नहीं चलता है, मेरे पापा देखेंगे तो हमको पीटेंगे या मारेंगे या डांटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हर एक फैमिली का एक रिवाज होता है। लेकिन किसी किसी कोई बच्चा वही उसी का दोस्त रहेगा तो वो बोलेगा कि नहीं मेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे। तो उसका अपना, हर एक फैमिली का अपना अपना रिवाज होता है। तो वही कह रहा है कि परिवार की अपने रिवाज होते हैं, यह बच्चों के सामूहिकता अनुशासन के प्रति लगाव को बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन वो जो फैमिली का जो आपका रीति रिवाज होगा वह बच्चों के सामूहिकता अनुशासन को बढ़ावा देता है। अब जिस तरह का रीति रिवाज आपके फैमिली में रहेगा उसी तरह का जो है प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। क्लियर हुआ? अर्थात हमको यह समझ में आया कि जिस तरह का हर एक परिवार का अपना रीति रिवाज होता है, उस रीति रिवाज के अनुसार, ठीक है, बच्चों में अनुशासन और सामूहिकता की जो है भावना विकसित होता है। मतलब कि जिस तरह से परिवार का रीति रिवाज होगा उसी तरह से बच्चे उसमें अनुशासन सीखेंगे या सामूहिकता को, भावना को सीखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। जैसे एकदम सिंपली उदाहरण आपको मिल गया कि ईमानदारी का गुण जो है बच्चे कहीं पर पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चे को आप कहीं भी किताब में ये चीज पढ़ा करके या उसको कह करके कभी नहीं सिखा सकते हैं कि ईमानदारी क्या होता है, व्हाट इज ऑनेस्टी। ये चीज आप कभी नहीं कह सकते। वो ईमानदारी आपको कैसे सिखाना है बच्चों को, तो आप खुद से उस चीज को, परिवार में उस चीज को लाएंगे, ठीक है। ईमानदारी आपको सिर्फ कहने से बच्चे नहीं सीख सकते कि हाँ तो हमको ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी जहां तक है तो हमको ईमानदार रहना चाहिए, तो नैतिक बातें हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं मोरल वैल्यू, ठीक है, नैतिक मूल्य की बातें हैं ये। तो नैतिक मूल्य की बात को सिखाने के लिए आपको थेसिस देने का जरूरत नहीं है। आप हमेशा कहेंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये सिर्फ आप पाठ पढ़ाने से ये चीजें नहीं होगा। ईमानदारी हो गया, जैसे बोलेंगे हम कि बच्चे को कि ईमानदार रहना चाहिए, किसी से ईमानदारी के साथ में कोई काम करना चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरी बात ये बोलेंगे हम उसको कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात हम ये बोलेंगे कि चोरी नहीं करना चाहिए। चौथी बात हम ये बोलेंगे कि माता पिता का सुबह सुबह जगकर चरण स्पर्श करना चाहिए। ये सब नैतिक बात बच्चों को सिर्फ कहकर आप नहीं सिखा सकते। उसके लिए आपको खुद से फैमिली में उस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा जिससे बच्चे को कहने की भी जरूरत नहीं होगी। अर्थात आप अपने फैमिली में उस तरह का माहौल जब रखेंगे तो बच्चे स्वयं उसको देखकर समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें जो है ईमानदारी या झूठ ना बोलना, ठीक है, उसके बाद में चोरी ना करना, ठीक है, ये सब चीजें तुरंत उसमें अपने आप विकसित होने लगेगा। तो मुख्य रूप से इसका कहने का मतलब यही था कि जो ईमानदारी जो चीज है, ऑनेस्टी जो चीज है, अर्थात ईमानदारी का गुण बच्चे अपने परिवार से ही सीखता है, या किसी स्कूल में इस चीज को नहीं सिखाया जाता है, बल्कि फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आपका बच्चा कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है। और इसको किसी बुक या किताब के द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है। इसको कैसे सिखाया जा सकता है, तो अभी हमने आपको बताया कि परिवार में उस तरह का माहौल बनाकर जब आप रखेंगे तो स्वयं बच्चे उस चीज को ग्रहण कर लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे अंदर कुछ गुण माता पिता से तथा कुछ पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। वेरी गुड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। हमारे अंदर कुछ गुण माता पिता से तथा कुछ पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। अच्छा ये बात, जो माता पिता से प्राप्त होता है गुण वह आंतरिक गुण है, ठीक है, और जो पर्यावरण से प्राप्त होता है गुण वह कौन गुण है, वो बाह्य गुण है। क्लियर हुआ बात? अब यहाँ पर दो पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हमने आपको बताया कि व्यक्ति को या बालक को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, तो दो। कौन कौन सा? एक आंतरिक कारक, एक बाह्य कारक। तो अब यही यहाँ पर यह भी ऑप्शन ये बनता है कि भाई व्यक्ति के अंदर में दो तरह से गुण का विकास होता है, ठीक है, एक आंतरिक गुण होता है और एक बाह्य गुण होता है।
तो बाह्य गुण बच्चे कहाँ से सीखते हैं? तो पर्यावरण से सीखते हैं। पर्यावरण मतलब उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं, उसका समाज, उसका सोशल, उसका किस तरह का वहाँ का माहौल है, बोलने चलने सीखने, मतलब सभी तरह का जो उसका पर्यावरण अगल बगल में है, वहां से जो वो सीखते हैं उसका वो बाह्य गुण है। ठीक है। और जो माता पिता से जो सीखेगा वह उसका कौन सा गुण है? तो वह उसका आंतरिक गुण है। क्लियर हुआ? अब ये बात आपको समझने की जरूरत है, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये चीजें ना एकदम आराम से आपको अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल समझना है केवल। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है और उसको भी समझने का कोशिश कीजिए। कहता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ग्रेगर मेंडल का जो है जन्म कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के किसान परिवार में हुआ था। ऑस्ट्रिया में जो है इनका जन्म हुआ था। कितना ईस्वी में? 1882 ईस्वी में। किनका? ग्रेगरी मेंडल का। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए और फैक्टर नामक गुणक लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया। मतलब कि मटर के पौधे पर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था, प्रैक्टिकल किया था। उसके बाद में जो इन्होंने ग्रेगर मेंडल का ऐसे नाम जो है जाना जाता है, ये मूलतः जेनेटिक्स के लिए ही जाने जाते हैं। जो उसमें मटर के पौधा पर इन्होंने खोज किया था कि किस तरह से जीन्स एक से दूसरे में जाते हैं, किस तरह से हमारा फैक्टर जो है एक से दूसरे में जाता है। तो मटर का पौधा का जिस तरह से फैक्टर जाता है एक से दूसरे में, उसी तरह से हमारा फैक्ट हम मनुष्य का भी होता है। ठीक है। जैसे आप इन्होंने सिंपली ये उदाहरण, जैसे आप समझते होंगे किसी भी चीज़ के बीज को जब रोप देते हैं, मान लीजिए कि अभी लीची का समय है, आम का समय है, तो आम जैसे आप खाते हो तो आम कोई कोई आम आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आम का बीज जो होता है उसको फिर से ज़मीन में हम लोग डाल देते हैं। और ज़मीन में डालते हैं तो क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में यह रहता है कि वो जो आम हम खाए बहुत टेस्टी था, तो इसको जो है हम ज़मीन में गाड़ देंगे और उसके बाद में जब यह पौधा बन जाएगा तो उसी प्रकार का आम जो है इसमें आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक्स उसका आम में भी आ रहा, तो उसी तरह से तो हम में भी होगा कि हम जिस तरह का है उसी तरह का मेरा बच्चा पैदा होगा, उसी तरह का जो है हमारा उसके बच्चा का बच्चा पैदा होगा। इस तरह से हमारा जेनेटिक्स गुण। तो ये सब पर बात जो है ना इन्होंने ही किया था। कौन सा? ग्रेगर मेंडल ने। और कब किए थे? इनका जन्म जो है 1882 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था जन्म? तो ऑस्ट्रेलिया में एक किसान परिवार में हुआ था। ठीक है। 28,000 मटर के पौधा पे इन्होंने प्रयोग करके फाइनली जेनेटिक्स की बातों का प्रयोग जो है इनका सफल रहा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंखों का रंग, कद, रंग मतलब वही, किसी किसी का आंख का रंग जो है काला और किसी किसी का आंख का रंग जो है क्या होता है? कुइस होता है, जिसको भूरा बोलते हैं। ठीक है। तो आंखों का रंग, कद, कद मतलब हाइट, हाइट मतलब किसी का हाइट छोटा है, किसी का हाइट बड़ा है। ठीक है। हाइट, मोटी या पतली नाक, किसी का नाक मोटा होता है, मेरा इसे मोटा है, तो किसी किसी का पतली नाक होता है, किसी किसी का मोटी नाक। ठीक है। अर्थात मोटी या पतली नाक अभिभावक से बच्चे को मिलती है। अब ये सब चीजें जो है यहाँ पर, ये सब जेनेटिक्स के कारण ही हुआ है। समझ रहे हैं ना? ये सब जेनेटिक्स के कारण होता है कि अगर आपके माता पिता का नाक जो है मोटा है तो आपके जो बच्चे होंगे उसका भी शायद 90% चांस रहता है कि मोटा ही नाक हो। ठीक है। अगर आपके माता पिता का जो है कद छोटा है, मतलब मुश्किल 3 से 4 फीट का है, ठीक है, तो ये जरूरी होगा, 90% यह चांस रहेगा कि आपके जो बच्चे होंगे उसका भी कद छोटा ही रह जाए। ठीक है। ये 100% इसको नहीं कर सकते, 100% यह नहीं होगा। ठीक है। लेकिन चांस रहता है ऐसा होने का। क्लियर हुआ? तो ये सब जो है ना, अब मोटी नाक का होना, पतला नाक का होना, कद, किसी का हाइट बड़ा होना, और मम्मी पापा जब लंबे लंबे रहेंगे, उनका कद बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसका जो बच्चा होगा उसका भी ऑब्वियसली आप देखेंगे 90% केस में ऐसा होता है कि वो उसका भी कद जो है बहुत अच्छा होता है, लंबा होता है वो भी, है ना। तो यहाँ पर ये भी बात आपको याद रखना है। तो आंखों का रंग, किसी का आंख का रंग काला है तो उसके बच्चे का आंख का रंग काला होगा। अगर आंख का रंग आपका भूरा है तो आंख का रंग भूरा है। लेकिन जेनेटिक्स 100% पर काम नहीं करता, ये बात हम आपको हमेशा बताते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है, चांस रहता है ऐसा होने का, लेकिन 100% ये नहीं कह सकते कि नहीं ये होगा ही, ये गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आप आते हैं कि चूहे, मकड़ी, चिट्टी, मच्छर, छिपकली कुछ पक्षी घरों में पाए जाते हैं। अब जैसे चूहा हो गया, मकड़ी हो गया, चिट्टी हो गया, मच्छर हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब जो है हमारे
घर में पाए जाते हैं, ठीक है। सिंपली आपको ये बात याद रखना है और ये सब पूछ देता है आपको, ठीक है ना। परिवार एवं मित्र हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो लोग बोल और होगा वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते ऐसे लोग अपनी बातें इशारे से समझाते हैं। अब जो लोग ना ही बोल सकता है और ना ही सुन सकता है तो वो लोग क्या करते हैं, इशारे से जो है उस बातों को समझाते हैं, है ना। और वह स्वयं दूसरों की ओठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। और वो हमको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो मेरा लिपसिंग है, मतलब हम जो बोल रहे हैं तो वो लिपसिंग से वो समझ जाता है कि हाँ यह व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। और हम लोग जैसे हम लोग को सुनने का क्षमता है, हम लोग का बोलने का क्षमता है, तो जब हम लोग किसी के लिपसिंग को जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसको न बोलने का क्षमता होगा और न सुनने का क्षमता होगा तो उसको जो है लिपसिंग का ऑब्जर्वेशन करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होगा। होता है ना कि कहा जाता है कि भगवान अगर ईश्वर जो है कि किसी चीज़ कोई व्यक्ति में अगर कुछ चीज़ें नहीं देते हैं तो कुछ चीज़ें उसका बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और उससे उसका काम चल जाता है ना। तो अगर हमको सुनने का क्षमता है, बोलने का क्षमता है, तो हम लोग किसी के लिपसिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। लेकिन किसी को अगर ना ही बोलने आता है और ना ही सुनने आता तो उसका जो है किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो समझना चाहता है तो उसका लिपसिंग पावर बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, वो आपको जल्द से जल्द ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। उसके बाद में ये हो गया, तो जो लोग बोल और सुन नहीं सकते ऐसे लोग अपनी बातें इशारे से समझाते हैं और वह स्वयं दूसरे के ओठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिएगा, छोटे बच्चे बोलने सीखने से पहले चेहरे और हाथों से बहुत कुछ कहते हैं। अब जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो वो तो सबसे पहले, जैसे हमने आपको हिंदी शिक्षण में पढ़ा है, तो ये भाषा का भाई एक क्रम होता है, ठीक है, नियमबद्ध प्रक्रिया है, जिसको भाषा एक आपको याद रखना है। अगर नहीं देखें, नहीं याद है तो याद रखना है कि भाषा एक नियमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें बालक का जो भाषा विकास होता है उसमें एक नियम के थ्रू विकास होता है। और जैसे उस नियम में क्या क्या बताए थे आपको, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अर्थात LSRW, ठीक है। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। तो LSRW एक भाषा का नियमबद्ध प्रक्रिया होता है। लेकिन इसके पूर्व अर्थात जब तक ये सब चीजें उसको नियमबद्ध प्रक्रिया के थ्रू नहीं पता रहता है तो उसके पहले वह अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो इशारा का प्रयोग करता है, जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। और वह सांकेतिक भाषा आप लोग देखते होंगे कि बच्चे प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं बच्चे, जो है प्रयोग इस तरह से करेंगे, जब उसको भूख लगेगा तो जो है मुंह में क्या करते हैं, उंगली डालते हैं, ठीक है। तो मम्मी जो होती है उनकी, उसको पता चल जाता है, या किसी भी चीज़ को मुंह में डालेंगे तो उससे पता चल जाता है, उसका इशारा कुछ रहता है ऐसा। उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझ सकते हैं, जो आप ये तो आपके फैमिली में भी देखने को मिलता होगा, बच्चे अगल बगल में होंगे, देखने को मिलता होगा कि उसके इशारा से हम बातों को समझ जाते हैं, ठीक है। रोने लगता है तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई अब इसको सोना है, ठीक है। जब उसके बाद में जब किसी के पास में नहीं रहेगा तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं अब ये सोने का टाइम इसका हो गया है, तो ये सब क्या है, वो इशारा है जो मम्मी समझती है। तो छोटे बच्चे बोलने सीखने से पहले चेहरे और हाथों से बहुत कुछ कहते हैं। अब चेहरा और हाथ से भी बहुत कुछ कहता है। चेहरा मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ अब चेहरा से क्या समझना, अब चेहरा से समझने का मतलब आपको बता दे कि जब आप उसको रखे रहेंगे तो अगर आपके पास उसको रहने का मन नहीं होगा या उसको अनकंफर्टेबल होगा तो थोड़ा सा अलग टाइप का मुंह बनाएगा, ठीक है, और उससे आपको पता लग जाएगा कि यह हमारे पास अब नहीं रहना चाहता है। तो चेहरे से और हाथ के इशारा से भी बहुत कुछ बच्चे कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कानूनी रूप से शादी का उम्र भाई कितना रखा गया है, तो लड़के की उम्र जो है 21 साल और लड़की की 18 साल। अगर 18 साल से पहले लड़की का शादी आप करते हैं, 21 साल से पहले अगर लड़के का शादी करते हैं तो एक बाल विवाह होता है जो कि कानूनन अपराध है और ऐसा करना गलत है। फैमिली में ये भी बात आपको बताया गया और इसको मानना भी चाहिए हम लोगों को, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ये शायद आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, सभी इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो कम से कम आप अपने समाज में इस तरह का जब काम होता है, 18 साल से पहले लड़की का शादी, 21 साल से पहले लड़का का शादी, तो उस पर आप विरोध कीजिए, उनको बताइए, समझाइए कि ये अनलीगल है, ये गलत है, ठीक है।
उसके बाद में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 अर्थात जो बाल विवाह के जो है मतलब ये कह सकते हैं इंगेस्ट में जो अधिनियम चला गया था वो 2006 में, और उसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा बाल विवाह पर नियंत्रण पाने के लिए स्थापित किया गया। मतलब 2006 में एक अधिनियम लगाया गया जिसमें भाई कि बाल विवाह कोई नहीं करेगा, और जो लड़की का उम्र होना चाहिए कम से कम मिनिमम 18 साल होना चाहिए और लड़के का उम्र 21 साल होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको ना जो है इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत ही सरल है, ये बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन नहीं आपको यहाँ से सवाल रहेगा। ठीक है, आपको ऐसा पता नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ से सवाल पूछा है, लेकिन आपको सवाल, अब ये जो हम आपको बताया कि वातावरण और आनुवांशिकता की जो बात हम इसमें की है, इससे सवाल 100% रहेगा, क्योंकि वातावरण से और आनुवांशिकता से सवाल रहता ही रहता है। तो इसको ध्यान से आपको देखना है कि आनुवांशिकता वातावरण कैसे जो है व्यक्ति में प्रभावित करता है, किस तरह से बाह्य प्रभाव डालता है, किस तरह से आंतरिक प्रभाव डालता है, और किस तरह से व्यक्ति में गुणों का विकास भी दो तरह से होता है, एक आंतरिक गुण और एक बाह्य गुण, और वो कौन सा गुण होगा जो आंतरिक होगा और वो कौन सा गुण होगा जो बाह्य होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह का भी ये डेवलपमेंट से संबंधित जो भी बातें हैं ये सब फैमिली में आपको पढ़ना है, मित्र एवं परिवार के साथ में आपको पढ़ना है, और ये चीज हम आपको बताने का कोशिश किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। जितना भी चीज हम आपको पढ़ाए हैं इससे संबंधित हम आपके सामने सवाल प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 सवाल हम आपको देंगे, और इसका कमेंट ना बिल्कुल कमेंट में जवाब आपको देना है। अगर आप कमेंट में जवाब नहीं देंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आप लोग कमेंट में जवाब नहीं दिए तो फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं लगता है। ठीक है, हम आपको कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ये कह सकते हैं कि हम इतना मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो देखते देखते अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना है, और लाइक करने के बाद में आपको क्या करना है, कमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 जीभ का रोल बनाना। जीभ का रोल बनाने का मतलब समझ रहे हैं, जीभ ऐंठने का। ठीक है, अब जीभ जो रोल बनाने का मतलब ये हुआ, रोल बनाने का मतलब ये भी क्या जेनेटिक्स प्रभाव है। उसके बाद में देखिए पैरों की उंगलियों को खोलना, कभी कभी देखिएगा कि किसी किसी का आदत हो जाता है। ठीक है, पैर जो है नीचे का पैर जो होता है उसको जो है हमेशा इस तरह से करना, और उसके बाद में हाथों के अंगूठों को कलाई से लगाना। ठीक है, हाथ के अंगूठे को कलाई से लगाना। अभी अंगूठा जो है ना इस तरह से हमेशा, ये इस टाइप का ये आदत है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक के उसके परिवार से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है उपरोक्त सभी। आपको जवाब देना है इसका आंसर क्या है, और आपको कमेंट में सीधा सीधा जवाब देना है, 1 का आंसर क्या, 2 का आंसर क्या, 3 का आंसर क्या, इस तरह से जवाब आपको देना है। कल के वीडियो में हम इसका जो है फाइनल आंसर डाल देंगे, बता देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है। नंबर 1 ईमानदारी, नंबर 2 दया, नंबर 3 क्षमा, और नंबर 4 कर्तव्य निष्ठा। जवाब आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया जी, 1 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन नंबर 2 प्रजनन और अंकुरन करना, उसके बाद में वृद्धि और प्रजनन, और वृद्धि और भोजन बनाना। ठीक है, ये जो है प्रश्न नंबर 3, इसका भी जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, भारत में से थोड़ा सा गलत लिखा गया, भारत में लड़के और लड़कियों का विवाह का योग न्यूनतम आयु क्या है, ये भी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा, प्राथमिक समाजीकरण है, जो प्राइमरी सोशलिज्म जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरा अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना।
ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। ये अभी जितना भी चीज़ हम पढ़ाए ना सारे इससे रिलेटेड है और सबका जवाब हमको चाहिए कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है? यह सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लौकिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको भी आपको बताना है। पूर्वाग्रह अगर आप नहीं जानते तो बता दे। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि जो बात हमारे दिमाग में पहले से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया है वही दिमाग हमारे में है। जैसे सीधा सीधा ये समझे कि लड़की शादी होने के बाद में लड़की नहीं पढ़ पाएगी, ये पूर्वाग्रह है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कुछ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस तरह का विचारधारा को हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से और अनिवार्य शिक्षा से। इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। 8 नंबर, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? पढ़ाएं आपको। ठीक है, ये भी आपको सवाल में कमेंट में जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 8। और ये हो गया आपका सवाल खत्म। मात्र 8 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इस सवाल का सही जवाब जानना है, पहले तो आपको कमेंट में कोशिश करना है, लेकिन आज शाम तक या कल जो है हम आपको इसका सही जवाब टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा। टेलीग्राम लिंक को क्लिक करना है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सभी सवालों के जवाब जो है वहाँ पर लिख देंगे। अगर आप सही या गलत जो भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है जवाब, और फिर से सही उत्तर वहाँ से मिला लीजिएगा जो हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको डालेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप मेरे साथ सीटेट पढ़ना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक से संबंधित जो भी एग्जाम है सारे का तैयारी हम इस चैनल पर आपके साथ बने रहेंगे। एजुकेशन रिलेटेड नोटिस या नोट हम आपको देते रहेंगे और सभी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद में आया होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।